नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 7वीं कक्षा हेतु निर्धारित वसंत भाग 2 में संकलित पाठ मिठाई वाला, और जिसके लेखक हैं हिंदी साहित्य जगत के जाने माने लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, कल हम मिठाई वाला पाठ का चौथा दृश्य पूरा कर चुके थे, यानी हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। बच्चों, जब रोहिणी ने मिठाई वाले से उसके जीवन का सच जानने का प्रयास किया और कहा कि जब तुमने इतना तो बता ही दिया कि भाई मैं ये व्यवसाय क्यों करता हूँ, ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, ऐसा करके मुझे आत्मिक सुख मिलता है, लेकिन इतने पर जो है रोहिणी संतुष्ट नहीं हुई थी। उसे लगा कि कुछ और भी है जो यह मिठाई वाला छिपा रहा है। तो जब उसके बार बार पूछने पर मिठाई वाले ने बताना आरंभ किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अतिशय शब्द का अर्थ होता है कि बहुत अधिक, कि बहुत ही गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने बताया कि किसी समय वह भी अपने नगर का बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास भी मकान, व्यवसाय यानी बिजनेस था, उसके पास भी गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, यानी आर्थिक दृष्टि से भी वह बहुत मजबूत था, और उसका जो संसार था, उसका परिवार था, बहुत खुश था। 2 बच्चे थे उसके और पत्नी थी, यही सारा उसका संसार था और वह बहुत खुशहाल था। आगे चलते हैं। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, यानी वह अपने परिवार की तारीफ करता है कि स्त्री भी बहुत सुंदर थी और बच्चे भी इतने सुंदर कि जैसे जीते जागते सोने के खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी बच्चे शरारती थे। जब वो शरारत करते तो उनके कारण घर में रौनक रहती थी। समय की गति, बड़े दुख के साथ कहता है बच्चों मिठाई वाला, समय की गति विधाता की लीला, मतलब ये कि ईश्वर के सामने किसी का भी वश नहीं चलता। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, यानी दादी उनकी थी, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो बच्चों, मिठाई वाला बताता है कि वो इसीलिए ये सारे व्यवसाय अपनाता है, इसीलिए ये इस तरह गलियों में बेचता है चीज़ों को, ताकि कहीं उसको अपने बच्चे दिखाई दे जाएं। दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि उसके अपने बच्चे वहाँ पर मिल जाएंगे, वो यानी अपने बच्चों के अन्य बच्चों के रूप में वो अपने बच्चे उनमें ढूंढ रहा था, अपने बच्चों की झलक उनमें उसको दिखाई दे जाती थी, इसीलिए वह ऐसा कह रहा था। आखिर कहीं तो जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो देखो बच्चों, कितनी सकारात्मक सोच थी मिठाई वाले की। तो उसने कहा यदि मैं ये सब काम नहीं करता तो अकेला घर में पड़ा रहता और घुल घुल के मरता, घुटता रहता हर समय उन बच्चों की याद में, और इस तरह से मेरा मन बच्चों में बहल जाता है और मैं अपने बच्चों को भी याद कर लेता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपके दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। बच्चों, बताया मिठाई वाले ने कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वह तो केवल बस अपने बच्चों को ढूंढने निकलता है कि उन्हीं की हंसी शायद इन बच्चों में दिखाई दे जाए, इसी से उसको आत्मिक सुख मिलता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा।
उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी अपने बच्चों, अपने परिवार को याद करके मिठाई वाले की आंखें नम हो गईं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। इसी बीच बच्चों, जब वह मिठाई वाला आंसुओं से तर आंखों के साथ बैठा था, यानी उसे दुख हो रहा था, बहुत अपने बच्चे याद आ रहे थे, उसी समय रोहिणी के दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू आए और अपनी अम्मा से बोले कि अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस प्रकार बच्चों, उस मिठाई वाले ने उस दिन उनसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि बहुत अधिक उसको अपने बच्चों की याद रोहिणी ने दिलवा दी थी। उससे उसका जीवन का वह रहस्य पूछकर, और दादी ने भी कहा कि ना भैया, अपने पैसे तो ले जाओ, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात को नहीं सुनी और वह आगे बढ़ गया और फिर उसी स्वर में पुकारने लगा, उसी मीठे स्वर में, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई लाने वाला। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी मिठाई वाला। आइए आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? बच्चों, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि देखो, ताकि एक ही तरह की चीज़ें रोज़ाना लेकर बच्चे ऊब न जाएं, उनके जीवन में निरस्ता न आ जाए। और महीनों बाद वह इसलिए आता था ताकि बच्चों में उसकी उत्सुकता बनी रहे, यानी बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते रहें। और दूसरा, उसे किसी प्रकार का लालच भी नहीं था, वह तो बस अपने मन की संतुष्टि के लिए ही वे चीज़ें बेचा करता था। चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी कहानी आपने बहुत अच्छे से समझी है कि मिठाई वाले में कौन से गुण थे। बच्चों, बहुत सारे गुण थे, कि जैसे सबसे पहला गुण तो यही था, उसकी आवाज़ बहुत ही मनोहर, मादक और मधुर थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज़ में स्नेह घुला हुआ था। और बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कि जो बच्चे चाहते थे वही चीज़ें वे लेकर आता था। बहुत बहुत समय के बाद आता था, ताकि बच्चों को उसकी याद आए, बच्चे उसकी प्रतीक्षा करें, एक ही चीज़ लेकर वे ऊबे नहीं। हाँ, और दूसरा, लाभ कमाने के चक्कर में वह नहीं रहता था कि केवल पैसे के लिए ही वह ऐसा कार्य करता था, नहीं। और बच्चों से अपनापन रखना, बड़ों से भी प्रेम पूर्वक बात करना, तो ये सारी बातें थी जिनके कारण सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। आइए तीसरा प्रश्न। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, यानी बेचने वाला दुकानदार। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो देखो बच्चों, आप भी ग्राहक बनते हैं ना, जब आप कुछ चीज़ लेने दुकान पर जाते हैं तो कहोगे नहीं भैया इतने की नहीं, इतने की दे दो। तो दुकानदार भी क्या कहेगा, नहीं मैं तो ठीक दे रहा हूँ, कि ग्राहक को ही आदत है मोल भाव करने की। तो कुछ ऐसा ही उत्तर है इस प्रश्न का भी। तो देखो बच्चों, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं, यानी जब है मुरली वाला उनसे मुरली के दाम बताता है तो वो तर्क देते हैं कि देख भाई, दुकानदार का तो झूठ बोलने की आदत होती है, वो तो झूठ बोलेगा ही, कि सामान तो वो सबको एक ही भाव में देता है, लेकिन कुछ को पहले अधिक मूल्य बताएगा, फिर उतने में ही दे देता है और ग्राहक को मूर्ख बनाता है। तो इस प्रकार उस पर कहकर एहसान करते हैं। तो इसी प्रकार जो है विक्रेता यानी दुकानदार कह देता है कि नहीं, ग्राहकों को तो आदत होती है, चाहे उसमें बेचने वाला जी जान लगा ले, लेकिन ग्राहक कभी भी संतुष्ट नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी?
बच्चों, जब खिलौने वाला गलियों में आता था खिलौने बेचने के लिए, तो उस समय कैसा लगता था बच्चों को कि खिलौने वाले की मीठी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे खुशी से झूम उठते थे। आसपास के घरों में तो हलचल मच जाती थी। मतलब ये कि बच्चे घरों से बाहर आने के लिए इस कदर बेचैन हो उठते थे, और अब यहाँ तक कि जब वो अपने घरों में खेल रहे होते या बाग बगीचों में खेल रहे होते, अपने जूते चप्पल तक भी वहीं भुलाते थे। वो इतने बेचैन रहते थे खिलौने वाले की प्रतीक्षा में, और अपने घरों से पैसे ला कर देते और मोल भाव करने लगते थे। तो इस प्रकार बच्चों पर इस तरह से प्रतिक्रिया होती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो देखिए बच्चों, इसलिए स्मरण हो आया था क्योंकि वह स्वर रोहिणी को जाना पहचाना लगा। कि जब खिलौने वाला आया तो उसको, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाला याद क्यों आया। यानी पहले वही भैया क्या बेचता था, खिलौने, और जब कई महीनों बाद, बहुत समय के बाद वह मुरली बेचने आया तो दोनों स्वर उसे एक जैसे लगे। तो उसे एकदम से खिलौने वाले की याद आ गई। उसे याद आ गया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मीठे स्वर में मधुर कंठ से गाया करता था। इसी तरह गा गा कर वह खिलौने बेचा करता था, और मुरली वाले का स्वर भी वैसा ही है। इसलिए बच्चों रोहिणी को ऐसा लगा। प्रश्न संख्या 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? बच्चों स्पष्ट है बिल्कुल कि वह रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था, और उसने भावुकता में ही, यानी भावुक होकर ही रोहिणी को बताया कि वह भी कभी जाना माना व्यापारी था। उसके पास भी सारे सुख साधन थे, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था, बहुत अच्छा व्यापार था। वह भी नगर का एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति था। उसका भी बहुत ही खुशहाल संसार था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, और उनके साथ वह बहुत ही मस्त रहता था, खुश रहता था। वही उसका हरा भरा संसार था। और उसने यह क्यों अपनाया कि भगवान की लीला, यानी ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं चलती। बच्चों उसके जीवन में ज़रूर कोई ऐसा हादसा हुआ होगा कि उसने अपने पत्नी और बच्चों को खो दिया, और इसीलिए उसने बताया कि वह इन व्यवसायों को इसीलिए अपना लिया उसने, इसलिए यह व्यवसाय करता है कि ताकि वह बच्चों से जुड़ी चीज़ें बेचे और उन बच्चों में अपनी बच्चों की झलक देख सके। और ऐसा करने से बच्चों उसके मन को बहुत ही सुख और शांति मिलती थी। यही कारण था कि उसने इन व्यवसायों को अपनाया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? बच्चों कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उसने अपने जीवन का रहस्य, ऐसा रहस्य बच्चों जिसे कोई भी नहीं जानता था, उसने अपने जीवन के इस राज को अपने मन में ही छिपा रखा था, और जब उस राज को रोहिणी ने बार बार पूछना चाहा, और जब रोहिणी और दादी के सामने वह अपने जीवन के उस रहस्य को बता रहा था, तब उसे लगा कि कोई तो ऐसा है जो उसके दुख को समझता है। और यह सोचकर उसका मन भर आया, और जब वह उनको अपने जीवन का यह राज बता रहा था, अपने जीवन की घटना बता रहा था, तो उसी समय क्या होता है कि रोहिणी के दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू आ जाते हैं कि अम्मा मिठाई दो, अम्मा मिठाई दो। तभी वह मिठाई वाला क्या करता है, दोनों बच्चों को एक एक पुड़िया मिठाई की दे देता है। और जब रोहिणी अंदर से पैसे फेंकती है उसको देने के लिए कि भैया पैसे ले लो, तो वह साफ मना कर देता है कि आज इनके पैसे मैं नहीं लूँगा। दादी ने भी बहुत कहा कि भैया पैसे ले जा अपने, लेकिन बोला नहीं, आज मैं पैसे नहीं लूँगा। ऐसा क्या कारण था बच्चों कि उससे बिल्कुल उसको अपने बच्चों की याद आ गई, और उनके प्रति और भी अधिक आत्मीयता उसके मन में जाग उठी। अब है प्रश्न संख्या 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में
क्या यह सही है? चिक का मतलब बच्चों आप जानते हैं कि घर के ही सामने दरवाजे पर लटका हुआ बड़ा सा पर्दा जो बांस की तीलियों से बना होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों कहा कि क्या आज भी औरतें ऐसा पर्दे के पीछे से बातें करती हैं? देखो आज समय बहुत बदल चुका है। आप जानते हैं पहले औरतें घूंघट करती थी, घूंघट मुंह पर डाल करके बातें किया करती थी, या कोई बाहर का व्यक्ति आता तो जैसे ये चिक है, चिक के पीछे से ही बातें किया करती थी। तो लेकिन आज भी, क्या आज भी प्रश्न में पूछा है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं? बिल्कुल करती हैं बच्चों, हर जगह तो नहीं, लेकिन आज भी बहुत से पिछड़े हुए ऐसे गांव या रूढ़िवादी परिवार हैं जिनमें ऐसा नज़र आ जाता है। और यदि करती हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? आपकी भूमिका उसमें क्या रहेगी? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि जागरूकता फैला सकते हैं। किस तरह से? अपने अच्छा संदेश दे करके, स्लोगन के द्वारा आप संदेश दे सकते हो। और हमारी राय में ऐसा उचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इससे क्या होता है? एक तो नारी की स्वतंत्रता का हनन होता है, उनकी आज़ादी छिन जाती है, वे अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती, इससे रूढ़िवादिता बढ़ती है। तो इसलिए बच्चों हमारी नज़र में तो ऐसा पर्दे की आड़ से बात करना या चिक के पीछे से बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो बच्चों ये थे आपके मिठाई वाला पाठ के प्रश्न। अब है कहानी से आगे। कहानी से आगे भी हम सोच सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आधार पर एक कहानी बनाइए। देखो बच्चों, बच्चों की कल्पना तो बड़ी मधुर होती हैं, कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। तो आपने भी इस कहानी के आधार पर क्या करना है कि आप मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या घटना घटित हुई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा, तो आप अपनी ओर से बनाकर लिखेंगे। कल के लिए आपका यही कार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।